नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेस में। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे सीडीपी का चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम है भाषा का सिद्धांत, जो किसने दिया है? नोम चॉम्स्की ने। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो नोम चॉम्स्की, इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया है? इन्होंने दिया है भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत, ठीक है। भाषा विकास के सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा है कि बच्चे में भाषा सीखना क्या होता है? एक जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है, ठीक है। एक ऐसा क्या होता है? डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है, ठीक है। तो ये बेसिकली नोम चॉम्स्की कहाँ से थे? अमेरिका से। अमेरिका से थे। भाषा विकास का सिद्धांत, या फिर इसको कहा जाता है इनबॉर्न सिद्धांत, इनबॉर्न थियरी। इसका मतलब होता है जन्मजात। जन्मजात क्या क्या? जन्मजात, जन्मजात इस बारे में यूज किया है कि बच्चे में जो भाषा सीखने की जो स्किल होती है वो जन्म से ही होती है, ठीक है। उनका ऐसा मानना है कि बच्चे के अंदर ऐसी डिवाइस होती है जिससे वो सीखने में, भाषा सीखने में सहयोगी होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। उनका मानना है कि बच्चे के मस्तिष्क में एक ऐसी क्या होती है? एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। बच्चा भाषा सीखता है, ठीक है। तो वो डिवाइस इन्होंने क्या बताया, उस डिवाइस के बारे में इन्होंने क्या बताया कि वो कौन सी डिवाइस होती है? वो डिवाइस है एल ए टी। एल का मतलब होता है लैंग्वेज या भाषा। एक का मतलब होता है एक्विजिशन, मतलब ग्रहण करना, एक्विजिशन। डी का मतलब होता है डिवाइस, ठीक है। लेडी क्या है? एक डिवाइस है। भाषा डिवाइस के माध्यम से ग्रहण करना। एग्जाम्पल वो देते हैं, उनके द्वारा दिया गया एग्जाम्पल है कि इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर क्या होती है? जन्मजात होती है, ठीक है? ग्रामर क्या होती है? जन्मजात होती है। जैसे एक दंपति के साथ या फिर माता पिता के साथ रह के बच्चा क्या करता है? ऑटोमेटिकली क्या सीख जाता है? मम्मी और पापा कहना सीख जाता है, ठीक है। इन्होंने भाषा के सीखने के कितने चरण बताए? दो चरण बताए। हम दो चरण इन्होंने भाषा को लर्न करने के बताए हैं, ठीक है। चॉम्स्की ने
भाषा के दो लेवल बताए हैं। पहला क्या है? पहला है सतही संरचना और दूसरा है गहरी संरचना। तो सतही संरचना में क्या होता है कि बच्चा सिर्फ ध्वनियों और शब्दों को जानता है, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, उनका अर्थ तो वो नहीं समझ पाता। ये क्या होता है? ये किस में आता है? सतही संरचना में आता है। इसमें क्या होता है? बच्चा सिर्फ ध्वनिया व शब्दों को जानता है, ठीक है, लेकिन उनके अर्थ नहीं समझता। तो जिससे क्या होता है कि वो बोलना शुरू करता है, मम्मी और पापा, दादा दादा, दादा दादी, खाना पीना, ये सब क्या है, वो सिर्फ बोलता है, ठीक है, लेकिन उनका अर्थ नहीं जानता। एग्जाम्पल है मम्मी पापा, खाना आदि वो बोलता है। गहरी संरचना में क्या होता है? इनमें बच्चे क्या करने लग जाता है, शब्दों का अर्थ, शब्दों का ज्ञान होने लग जाता है, ठीक है। ये इसने कहा है, नोम चोम्स्की ने अपने सिद्धांत में भाषा के विकास का सिद्धांत बताया है कि भाषा क्या होती है, एक इनबॉर्न होती है, एक जन्मजात स्किल होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने आसपास के वातावरण से या फिर अपने परिवार से क्या सीखता है, लैंग्वेज सीखता है, ठीक है। उन्होंने एक डिवाइस बताई है कि व्यक्ति के अंदर क्या होती है, एक डिवाइस होती है जिसके माध्यम से वो भाषा सीखता है। उस डिवाइस को उसने क्या बोला, लेड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। थॉमस के नहीं भाषा के दो लेवल बताए हैं, कौन कौन से हैं? सतही लेवल और गहरी संरचना लेवल। बच्चा जिसके ध्वनि या शब्दों को जानता है, किसमें? सतही में सिर्फ जैसे कि एक स्टार्टिंग में क्या होता है कि पेरेंट्स कुछ भी वर्ड बोलते हैं तो सिर्फ वो वर्ड जानता है, ठीक है, जैसे कि मग, सिर्फ मग जानता है। ऐसा नहीं है कि वो मग के बारे में सारी चीजें जानता हो कि मग में क्या होता है, पानी कैसे डालते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज यूज में की जा सकती है, उसका मतलब नहीं होता। वो सिर्फ ये जानता है कि मग होता है, ठीक है। और गहरी संरचना में क्या होता है कि वो शब्दों के मतलब जानने लग जाता है। तो इसी कड़ी में हम आगे आते हैं, ब्लूम की टेक्सोनॉमी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ब्लूम की टेक्सोनॉमी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और इसी के साथ आप बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं क्लास CDP सीटेट से या फिर नेट या फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी मैं क्लास लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो पहले आपको काम करना है, चैनल का सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट सिद्धांत है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ठीक, टेक्सोनॉमी। ये किसके बारे में? एजुकेशन, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, मतलब शिक्षा के उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसके बारे में ब्लूम की टेक्सोनॉमी। ब्लूम बेसिकली कहाँ के थे ये भी अमेरिकन्स थे, ठीक है, ये अमेरिकन्स थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, ठीक है। क्या किया है? शैक्षिक
उद्देश्यों का वर्गीकरण। ठीक है, इस शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो इन्होंने पहला जो उद्देश्य बताया है वो बताया है ज्ञानात्मक। पहला ज्ञानात्मक, ठीक है, पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा है भावात्मक पक्ष, मतलब अफेक्टिव डोमेन। थर्ड आता है क्रियात्मक पक्ष, मतलब साइको मोटर डोमेन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इनको अलग अलग से। पहला है भावात्मक, सॉरी पहला होता है ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन, इसका मतलब क्या होता है, ये 1956 में ब्लूम ने दिया है। ठीक है, और ये होता क्या है, इसमें मानसिक क्षमताओं से, ये क्या होता है, ये मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने के लिए के दृष्टिकोण बताए इन्होंने। ठीक है, क्या इन्होंने क्या बताया कि मानसिक क्षमता, ये क्या हो गया, जो ज्ञानात्मक जो पक्ष होता है वो किससे संबंधित होता है, ये मानसिक क्षमताओं से। ठीक, मानसिक मानसिक क्षमता, ठीक, इससे संबंधित होता है वो। इसमें क्या बताते हैं मानसिक क्षमता में कि ज्ञानात्मक पक्ष का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, सरल से कठिन की ओर शिक्षण को ले जाना, या फिर शिक्षण अधिगम के जो निम्न स्तर होता है उसको क्या करना, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने की कोशिश में इन्होंने क्या बताया, ज्ञानात्मक पक्ष के 6 भाग बताए। ठीक है, कितने भाग बताए, क्या करता है, सरल से कठिन अधिगम के निम्न निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाना, उच्च स्तर तक ले जाना। ठीक है, इन्होंने भावात्मक पक्ष के कितने दृष्टिकोण बताएं, कितने भाग बताएं, 6 भाग। जिसमें पहला है, पहला आता है ज्ञान, नॉलेज। दूसरा है बोध। थर्ड है अनुप्रयोग, ज्ञान क्या, अनुप्रयोग। ठीक है, फोर्थ आता है विश्लेषण, विश्लेषण। फिफ्थ है संश्लेषण, और सिक्स्थ है मूल्यांकन। ठीक है? मूल्यांकन। फर्स्ट है ज्ञान, इनको हम अलग अलग क्या करेंगे, वर्णित करते हैं। ज्ञान में क्या होता है कि बच्चों को आंकड़ों की जानकारी याद कराना। ठीक है, बच्चों को क्या, इस लेवल में, इस भाग में क्या करते हैं, बच्चों को आंकड़े का
आंकड़े या फिर जानकारी को याद करवाना। ठीक है, याद कराना। इसको इसमें क्या क्या किया जाता है? प्रत्यास्मरण। तो इसका मतलब क्या होता है? रिकॉल, मतलब दोबारा बार बार क्या करना? रटना या फिर उसको रिकॉल करना। प्रत्यास्मरण का इसमें क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। विज्ञान के स्तर पर क्या किया जाता है? आंकड़ों व जानकारी के बारे में उनको याद करवाया जाता है बच्चों को, और बार बार उनको क्या क्या करवाया जाता है? उनको याद करने की, स्मरण करने के लिए उनको बार बार क्या करते हैं? रिकॉल करवाते हैं। नेक्स्ट आता है बोध, कॉम्प्रीहेंशन। नेक्स्ट है बोध। इंग्लिश में कहेंगे अब कॉम्प्री। इसमें क्या होता है? बच्चों को जो ज्ञान याद करवाया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है। इसमें बच्चों को जो जानकारी है याद करवाया जाता है, जानकारी या याद करवाया जाता है उनको, या उनमें, या उसकी समझ विकसित करना। ठीक है, विकसित करना। जैसे अर्थ को समझाना, समस्याओं की व्याख्या करना इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुप्रयोग। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि जो ज्ञान प्राप्त किया गया है और जिसको समझा गया है उसको क्या करना? आत्मसात करना। ठीक है, और आत्मसात करके उसका क्या करना? उसको परिस्थितियों के अनुसार उनका प्रयोग करना। ठीक है, ज्ञान का क्या करना? जो हम याद किए हुए ज्ञान का परिस्थितियों के अनुसार के अनुसार प्रयोग करना। ठीक है, जैसे क्या होता है कि प्रदर्शित करना या गणना करना। ठीक है, जब समय आने पर हम क्या करते हैं? जैसे हमने क्या किया, मल्टीपल करना सीखा। ठीक है, तो वो कब करेंगे? जब हमें बाजार में, मार्केट में जाते हैं तो कोई वस्तु खरीदते तो उस टाइम पे हम मल्टीपल करते हैं, तो वो जो नॉलेज है हमने प्राप्त किया है वो क्या क्या किया हमने यहाँ पे? अनुप्रयोग किया है, मतलब उसका एप्लीकेशन किया है। नेक्स्ट आता है विश्लेषण। क्या होता है? फोर्थ पे आता है विश्लेषण। विश्लेषण मतलब एनालिसिस। इंग्लिश में इसको एनालिसिस कहेंगे। इसका मतलब होता है जो आत्मसात किए गए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, में क्या होता है कि जो ज्ञान हमने क्या किया है, जो ज्ञान आत्मसात किया गया है उस ज्ञान को क्या करना? उसका भिन्न भिन्न भागों में अलग
करने की क्षमता होती है, अलग करने की क्षमता होती है, ठीक है। ताकि उससे क्या होता है, ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके, समझा। तो इसलिए क्या किया जाता है, एनालिसिस, विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पे, संश्लेषण। फिफ्थ पे संश्लेषण मतलब होता है सिंथेसिस, इंग्लिश में इसको सिंथेसिस करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि कंसेप्ट और रूल के आधार पर उनमें से कोई अपने अकॉर्डिंग कंसेप्ट निकालना है, ठीक है। मतलब क्या है, सिंथेसिस का मतलब होता है कि नए अर्थ पर जोर देकर। जैसे क्या होता है कि कभी हमारे पास क्या होता है, एक एक वस्तु होती है स्टार्टिंग में, अस्तित्व में क्या है, एक वस्तु है या फिर कोई एक तत्व है या फिर एक विचार है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी विचार है, जैसे मान लो हमने क्या किया, एक विचार हमारे सामने आया कि पत्थर ऐसे लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ आता है। तो ये अपने पास क्या है, एक विचार आया, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, एक एस्टेब्लिश विचार है, ठीक है। तो हम एस्टेब्लिश विचार कौन सा है कि हमारे सामने एक पत्थर नीचे लुढ़कता हुआ आ रहा है, तो ये एक विचार आया हमारे सामने, तो इसको हम कहेंगे थीसिस, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, थीसिस, मतलब तथ्य, ठीक है। अब कई दिनों तक ये वाला विचार प्रचलित है समाज में। अब क्या होता है कि इसके विरोध में, इसके विरोध में क्या होता है, एक नया विचार आता है, ठीक है। विचार क्या होता है कि ये क्यों लुढ़कता है, ठीक है, ये क्यों लुढ़कता है, इसके लुढ़कने से क्या क्या होता है, और कौन सा कंसेप्ट निकलता है, ठीक है। तो इसके बारे में तर्क वितर्क और विश्लेषण किए जाने के बाद में क्या होता है, एक नया विचार, नया अर्थ इसका क्या होता है, निकल के सामने आता है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, जो थीसिस के विरोध में जो चीज निकल के आती है हम उसको क्या कहते हैं, एंटी थीसिस है सिंथेसिस, ठीक है। मतलब कहने का मतलब होता है कि कोई दो चीज होती है, ठीक है, कोई दो चीज के बारे में क्या करना, डिस्कशन चल रहा हो, दो चीज के बारे में कोई डिस्कशन चल रहा हो, तो इन दोनों से, दोनों ये दोनों क्या करते हैं, कोई एक कॉमन कंसेंसस पे आते हैं, कॉमन सहमति बनती है, और जो सहमति बनती है वो क्या कहलाता है, वो सिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, एक नया निर्माण, नया विचार निकल के ही सामने आता है, तो इसको सिंथेसिस, संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाना, ठीक है, संपूर्ण बनाना, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कंसेप्ट को, कंसेप्ट एंड रूल्स के आधार पर उनमें से कोई अपने
अकॉर्डिंग, कोई अपने अनुसार कंसेप्ट निकाल लेना, ठीक है? कोई अपने अकॉर्डिंग, कोई अपने अनुसार अवधारणा बना लेना, ठीक है? जैसे क्या होता है, तर्क देना, वाद विवाद, निष्कर्ष निकालना, ठीक है? निष्कर्ष देना, या ये किस में आता है, सिंथेसिस में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इवेल्युएशन, मूल्यांकन क्या चीज है। ठीक है, मूल्यांकन। ये नोम चॉमस्की की, ये किस में आता है, ये आता है ब्लूम की जो टेक्सोनोमी है उसके भावना ज्ञानात्मक जो पक्ष है उसका छठा पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि जो सीखे हुए ज्ञान का क्या करते हैं, इसमें मूल्यांकन करते हैं। जो ज्ञान सीखा गया है, सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन या परीक्षा या एग्जाम करना। तो ये हमने ज्ञानात्मक पक्ष देखा उसका, ब्लूम का। इसके बारे में हम एक चार्ट देखते हैं, आपके सामने मैं चार्ट लेके आता हूँ। तो ये चार्ट कुछ इस तरीके से है, एक डायग्राम है। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले क्या आता है, ज्ञान आता है, फिर क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन या सूझबूझ, फिर उसका एप्लीकेशन, फिर उसका अनुप्रयोग, विश्लेषण करना, क्या करना है, इसका विश्लेषण, एनालिसिस करना, संश्लेषण करना, सिंथेसिस करना, और लास्ट में मूल्यांकन करना, ठीक है? नेक्स्ट में आते हैं हम भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष दूसरा जो पॉइंट है, भावात्मक पक्ष। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे अफेक्टिव डोमेन। इसमें क्या होता है कि ऐसे तरीकों को शामिल किया गया है जिसमें हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, ठीक है? इसमें क्या किया गया है, ऐसे तत्वों की या फिर ऐसे तरीकों को शामिल किया गया है जिसमें हम क्या करते हैं, भावनात्मक पहलुओं का सामना करते हैं। जैसे क्या होता है कि किसी की तारीफ करना, या फिर दूसरे द्वारा अपनी तारीफ करना, या फिर उत्साह बढ़ाना, प्रेरणा, प्रेरित करना, ठीक है, प्रेम करना, ये क्या हो गए, भावनात्मक पक्ष हुए ब्लूम की टैक्सोनॉमी के। इसमें क्या होता है, भावनात्मक रूप से सामना करना, ठीक है? जैसे तारीफ करना, उत्साह करना, या फिर प्रेरणा देना। नेक्स्ट आता है भावनात्मक पक्ष में कितने प्रकार में बांटा गया, भावनात्मक पक्ष को, इसको 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में इसको बांटा गया। पहला इसका भाग है कौन सा, आग्रहण का, ग्रहण या ध्यान देना, ठीक है? इंग्लिश में इसको कहेंगे रिसीविंग या अटेंडिंग। दूसरा इसका भाग है अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स करना, रेस्पॉन्डिंग। थर्ड होगा
आकलन करना। ठीक है। वैल्यू। फोर्थ संगठन। फोर्थ पे संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ पे आएगा मूल्यों का चरित्रकरण या विशेषीकरण। मूल्यों का चरित्रकरण या विशेषीकरण। ठीक है। तो ये क्या हुए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के भावनात्मक पक्ष के भाग हुए हैं। ठीक है। आग्रहण मतलब रिसीव करना, किसी भी भाव को, किसी के भाव को हमें क्या करना, रिसीव करना, या फिर कोई जो चीज भी, जो विचार कहे हैं उसको क्या करना, अटेंड करना। दूसरा आता है उसका रिस्पोंड करना, उसके बाद में उनका आकलन करना, फिर संगठित करना, और उसके बाद में मूल्यों का चरित्रकरण करना कि किस तरीके से और कैसा उनका क्या है, विचार है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पक्ष आता है क्रियात्मक। जो थर्ड पक्ष है वो क्या है, क्रियात्मक। इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में साइको मोटर डोमेन। ठीक है। साइकोमोटर डोमेन। इसमें क्या होता है कि शारीरिक जो हलचल होती है, जो किस में आती है, ये मोटर स्किल्स के क्षेत्र में आती है। ठीक है। तो शारीरिक जो भी जितनी भी हरकत होती है, ठीक है, वो किस में हम मानेंगे, क्रियात्मक पक्ष में या साइकोमोटर डोमेन में। इन्होंने क्रियात्मक जो पक्ष है उनके कितने भाग बताए, 6 पार्ट। जिसमें पहला है सहज क्रियात्मक अंग संचालन। ठीक है। सहज क्रियात्मक अंग संचालन, रिफ्लेक्स मूवमेंट। दूसरा आता है आधारभूत अंग संचालन। ठीक है। आधारभूत अंग संचालन। ठीक है। बेसिक फंडामेंटल। कितना फंडामेंटल्स। थर्ड होता है शारीरिक योग्यताएं। शारीरिक योग्यताएं, फिजिकल एबिलिटी। चौथे पे आता है फोर्थ प्रत्यक्षीकरण। प्रति प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं। परपेचुअल परपेचुअल एबिलिटी। फिफ्थ पे है कौशल युक्त अंग संचालन। ठीक है। स्किल्ड मूवमेंट, स्किल्ड मूवमेंट। और सिक्स जो इसका पार्ट है वो कौन सा है, सुसंबद्ध
सुसंबद्ध या सांकेतिक संप्रेषण। संप्रेषण नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। तो ये 6 के क्या हुए? 6 इसके शारीरिक क्रियात्मक पक्ष के क्या हुए? पक्ष क्रियात्मक पक्ष के भाग हुए हैं, ठीक है। सहज क्रियात्मक आधारभूत अंग संचालन, शारीरिक योग्यताएं, शरीर के बारे में जो शरीर की एबिलिटी होती है वो इसमें आती है। परपेचुअल एबिलिटी होती है, ठीक है। हमारा जो दृष्टिकोण होता है, मानसिक जो योग्यताएं होती है वो किस में आती है? क्रियात्मक में आती है। स्किल्ड मूवमेंट, स्किल मूवमेंट होता है हमारे दिमाग की या हमारे विचारों की या हमारे अंगों की जो क्रियाएं होती है उसमें स्किल्ड मूवमेंट होना चाहिए। लास्ट वाला आता है सुसंबद्ध या सांकेतिक संप्रेषण, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। हमारे अंदर इस तरीके का कम्युनिकेशन होना चाहिए जो डिस्कर्सिव ना हो, डिस्कशन ना हो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। ये क्या हुआ? ये ब्लूम की टेक्सोनोमी के प्रकार हुए और उन प्रकारों को भी कितने तत्वों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, उसको भी हमने विस्तार से पढ़ा। नेक्स्ट आता है सोशल लर्निंग थियरी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सोशल लर्निंग थियरी, ठीक है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत इसको हिंदी में कहा गया है। तो ये सिद्धांत किसने दिया है? इस सिद्धांत के अंदर क्या कहा गया है, इसको हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। इससे पहले फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। मैं बोरिंग बातें करता हूँ बीच बीच में, पर ये मेरे लिए ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं सोशल लर्निंग थियरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये जो भाई साहब थे ये कहाँ से थे? ये कनाडा से थे, ठीक है, कनाडा के निवासी थे। और इन्होंने इस सिद्धांत में कहा है कि दूसरे के व्यवहार को देखकर भी क्या किया जाना चाहिए? सीखा जा सकता है। अल्बर्ट बंडूरा ने सोशल लर्निंग थियरी है वो किसने दिया है? सॉरी, ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। अल्बर्ट बंडूरा, इन भाई साहब की मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, ये दिखने में कैसे हैं। ये भाई साहब कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि सोशल लर्निंग थ्योरी कि समाज से भी हम क्या कर सकते हैं? कुछ चीजें देख के भी सीख सकते हैं। समाज में जो मान्य व्यवहार है उनको अपनाया जा सकता है और अमान्य व्यवहारों को क्या किया जा सकता है? नकारा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि क्या है कि समाज में गाली देना बुरी चीज है, उसको हम क्या कर सकते हैं? नकार सकते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन दूसरों की सहायता करना, ठीक है, और समय आने पर दूसरों की मदद करना, ये क्या है? समाज के नैतिक मूल्य हैं। इन नैतिक मूल्यों को क्या किया जा सकता है? सीखा जा सकता है सोसाइटी से, ठीक है। तो इन्होंने कहा है इस सिद्धांत में कि दूसरों से दूसरों के व्यवहार से दूसरों के व्यवहार से सीखना, इसमें क्या उन्होंने कहा है कि समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया
जाया जा सकता है और अमान्य व्यवहार को नकारा जा सकता है। ठीक है। तो अल्बर्ट बंडूरा जो भाई साहब है कनाडा के, उन्होंने सामाजिक अधिगम थियरी में ये बात की। इस सिद्धांत को इन्होंने क्या किया है, अनेक नामों में भी जाना जाता है। ठीक है। इन सिद्धांतों को अनेक नाम भी है, अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला क्या है, अवलोकन, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। ठीक है? अवलोकनात्मक में क्या होता है कि अवलोकन करना या फिर ऑब्जर्व करना, देख के सीखना। जैसे कि मेरे पास ये एक मोबाइल फोन है, तो अगर मैं इसको पहली बार देखता हूँ, ठीक है, और या फिर मैं इसको मेरे हाथ में पहली बार मैं इसको देखता हूँ, तो मैं इसके बारे में जानने की कोशिश करूँगा। ठीक है। इसको देख के कोशिश करूँगा, इसके फंक्शन चलाने की कोशिश करूँगा, इसको ऑब्जर्व करूँगा कि इसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिससे ये असेंबल हुआ है। ठीक है। तो देख के भी हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अवलोकन करके, ऑब्जर्व करके, चीजों को क्या करके, ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हैं। दूसरा है, इसका दूसरा नाम है अनुकरण करके। ठीक है। अनुकरण करके, अनुकरण का मतलब है क्या, किसी को फॉलो करना या फिर किसी की नकल उतार के। जैसे कि क्या है, सोसाइटी में अगर कोई शिक्षक है और शिक्षक के द्वारा किए गए जो भी काम है, जो सकारात्मक जो काम है, उनको हम उनकी नकल करके कर सकते हैं। कि जैसे क्या है, शिक्षक ने, शिक्षक के कार्य को देखकर वो भी क्या करते हैं, शिक्षक बनने की मन में बिठा लेते हैं। तो कोई रनिंग करना, कोई धावक है, तो धावक को देख के क्या करना, अपने मन में बिठा लेना कि मुझे भी रनिंग करना है या फिर मुझे भी खिलाड़ी बनना है। ठीक है। तो इसके बाद बताए मॉडलिंग। मॉडलिंग मॉडलिंग भी क्या है, एक तरीके से रोल मॉडल बना लेना या फिर उसको फॉलो अप करना। उनकी जो भूमिकाएं होती है उनको अपने जीवन में उतार लेना, ये क्या होता है, रोल मॉडल। जैसे कि मेरा कोई क्वेश्चन करते हैं कि जैसे कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो मेरा रोल मॉडल है अब्दुल कलाम। ठीक है। तो मैं उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा दी गई जो शिक्षा, उनको क्या करता हूँ, फॉलो अप करता हूँ। तो ये भी क्या हुई, एक लर्निंग की, सोशल लर्निंग का कंसेप्ट हुआ। ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया, एक बेबी डॉल पर क्या किया है, बेबी डॉल का एक प्रयोग किया है। उन्होंने, इन्होंने क्या किया, बच्चों को तीन तीन क्या है, फिल्म दिखाई है। छोटे छोटे बच्चों को क्या किया इन्होंने, फिल्म दिखाई है। उनमें एक प्रयोग किया है इन्होंने। ठीक है। प्रयोग में इन्होंने क्या किया है, बच्चों को तीन फिल्म दिखाई है। ठीक है। कौन कौन सी, पहला है प्यार, दूसरा समाज के बारे में, तीसरा हिंसा के बारे में। ठीक है? तीन तरह की फिल्म उन्होंने दिखाई है। ठीक है? तो उनके अकॉर्डिंग जो लर्निंग की जो स्टेप होती है वो क्या होती है, अटेंशन, दूसरा था रिटेंशन, थर्ड होता है रिप्रोडक्शन, और फोर्थ मोटिवेशन। इसका मतलब होता है, अटेंशन का मतलब अवधान,
ध्यान देना। रिटेंशन का मतलब था धारण करना, रिटेंट करना। रिप्रोडक्शन का मतलब था पुनर्उत्पादन, पुनर्उत्पादन। और मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरण, अभी। तो इन्होंने क्या किया है, लर्निंग के मूवी के माध्यम से 4 लर्निंग के क्या किया है इन्होंने, स्टेज बताया है। ये तो हुआ क्या, अल्बर्ट बंडूरा का सोशल लर्निंग सिद्धांत। अब आता है, इन्होंने क्या किया है, एक एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक ना। एक एग्जाम्पल क्या दिया है, एक लड़के का एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने इस एग्जाम्पल में क्या किया है कि उनके साथ एक व्यक्ति ने, वाटसन नाम के एक व्यक्ति ने क्या किया है, एक एग्जाम्पल या फिर एक प्रयोग किया है। जब अल्बर्ट के साथ उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था, तो वो कितने उम्र का था, 11 माह का था, ठीक है। उसने उससे खेलने के लिए एक खरगोश दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, खेलने के लिए खरगोश दिया। बच्चों को उस खरगोश के नरम नरम बालों पर हाथ फेरना अच्छा लगता था। वाटसन ने बच्चों को कुछ दिनों तक ऐसा करने दिया, पर कुछ समय पश्चात वाटसन ने ऐसा किया कि जब बच्चा खरगोश को छूता था, वाटसन एक तरह की डरावनी आवाज पैदा करने लग गया था, ठीक है। ऐसा वाटसन ने कुछ दिनों तक किया। परिणाम यह हुआ कि डरावनी आवाज के नए न किए जाने पर भी बच्चों को खरगोश देखने से डर लगने लग गया, ठीक है। इस तरह भय की अनुक्रिया क्या है, खरगोश के साथ अनुबंधित हो गई, और इस अनुबंधन के फलस्वरूप उसने खरगोश से डरना सीख लिया। तो क्या है, ये एक क्या है, रिस्पॉन्स की क्या, रिस्पॉन्स की एक रिस्पॉन्स से ही उन्होंने डरना सीखा। और उन्होंने बच्चे ने क्या किया, उस आवाज को जो वाटसन ने दी है खरगोश के हाथ बैठे समय, उस सीन को सोच के बच्चा क्या करता है, जब भी उसको खरगोश दिखाई देता है तो वो क्या करता है, खरगोश से भी डरने लग जाता है। इस प्रकार अनुबंधन के फलस्वरूप खरगोश से डरना सीख लिया उसने, ठीक। प्रयोग को आगे बढ़ाने पर देखा गया कि बच्चा खरगोश से नहीं बल्कि ऐसी सभी चीजों से डरने लगा जिसमें खरगोश के बाल जैसी नरमी और कोमलता हो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि समाज में हमें ऐसी घटनाओं के प्रति माइनर सूक्ष्म ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के मानसिकता में या फिर बच्चों के दिमाग में कौन सी चीजें ग्रहण हो रही है और कौन सी वो नहीं सीख पा रहा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या करते हैं कि सोसाइटी के बिहेव से भी क्या है, बच्चा सीख जाता है, ठीक है। ये हुआ एक एग्जाम्पल। उसके बाद में हम आते हैं अभिवृद्धि और विकास, नया फ्रेश टॉपिक है, अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलप। तो अभिवृद्धि क्या होती है, अभिवृद्धि एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि संख्या को गिना जाता है, संख्या, मात्रा को, ठीक है, ठीक है। या फिर आकार, मतलब जो काउंट की जाने वाली जो चीजें होती है उनको गिना जाता है। इनको इसमें अभिवृद्धि या ग्रोथ में रखा जाता है। जैसे कि शरीर की संरचना या आकार बढ़ना, कि कितना बड़ा है, वह 1 फुट बड़ा है या फिर 1 इंच बड़ा है या फिर 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर बड़ा है। तो ये किस में आता है, ये अभिवृद्धि में आता है, ठीक है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, ठीक है। वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो क्या है, बाह्य होता है।
वृद्धि का स्वरूप बाह्य, मतलब जो हमें दिखता है, जो चेंजेस होता है वो दिखता है, वो क्या आता है, वृद्धि में आता है। ठीक है, वृद्धि क्या होता है, कुछ समय के बाद में बढ़ती भी है और कम भी हो जाती है। ठीक है, या रुक जाती है, जैसे लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, इसके बाद में आता है, ये क्रम के अनुसार नहीं चलती। ठीक है, वृद्धि क्या होती है, क्रम के अनुसार नहीं चलती। जैसे कभी कभार हमारे क्या होता है कि जब हमारा जो लंबाई बढ़ती है तो हमारा वजन भी बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, वृद्धि जो होती है वो दिशाहीन होती है। ठीक है, क्या होती है, दिशाहीन होती है, कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम क्या हो सकता है, वृद्धि हो सकती है। ठीक है, हम इसका क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, वृद्धि का मेजरमेंट हो सकता है या कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, अभिवृद्धि या ग्रोथ का, ग्रोथ की व्याख्या। ठीक है, हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में कि ये क्या होता है, एक परिमाणात्मक भी होती है। ठीक है, या फिर क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, वृद्धि जीव कोशियों के आधार पर, जीवों की जो सेल होती है उसके आधार पर होती है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर का निर्माण करती है। वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी आदमी है, वो मोटा हो रहा है। ठीक है, मोटा हो रहा है तो उसकी वृद्धि तो हो रही है। ठीक है, पर जरूरी नहीं कि उसके क्रियात्मक विकास भी बढ़े, मतलब वो मोटा, शरीर से मोटा और लंबा तो हो रहा है, मतलब उसकी जो शरीर की जो ग्रोथ है वो हो रही है, लेकिन उसके दिमाग का विकास नहीं हो रहा है। तो विकास और वृद्धि में हमने डिफरेंस देखा है। हमने पहले अभी तो पढ़ा है वृद्धि। अब हम आते हैं विकास पे, विकास क्या चीज होती है, विकास, विकास है जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम विकास। जैसे कि मेरी एज हुई है, या फिर किसी भी बच्चे की एज मान लो 20 का है, तो 20 के अकॉर्डिंग उसकी हाइट कितनी है वो होनी चाहिए, उसका वेट कितना है वो परफेक्ट होना चाहिए, उसमें जो नॉलेज है, जो इमोशंस है वो भी डेवलप होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे की उम्र तो कम रहती है, लेकिन उसमें सोचने समझने की क्षमता एक वयस्क आदमी के अनुसार डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इम्बेलेंस हुआ और ये विकास में नहीं काउंट होता। नेक्स्ट आता है कि बौद्धिक पक्ष। ठीक है, उनमें क्या होती है, परिपक्वता होनी चाहिए, तो इसी को हम क्या कहेंगे, संपूर्ण विकास। ठीक है, विकास या संपूर्ण विकास, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, परिपक्वता आती है, तो इसे क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। इसमें हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से इसके विशेषता होती है। तो विकास का स्वरूप आंतरिक होता है और बाह्य दोनों होता है। विकास का स्वरूप कैसा होता है, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, स्वरूप। ठीक है, जैसे कि मस्तिष्क भी हो सकता है या भाषा ज्ञान भी, जैसे कि स्किल, हमारी जो
मन का जो विकास हुआ है, हमारे जो दिमाग का जो विकास हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो स्पीक कम्युनिकेशन स्किल है वो भी डेवलप होती है। तो ये क्या हुआ, इंटरनली भी क्या हुआ, हमारा मस्तिष्क का भी विकास हुआ। और हमारी कोई कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति अच्छा तो बोलता है, ठीक है, उसकी जो भाषा होती है वो मधुर तो होती है, लेकिन वो गुणात्मक नहीं बोल सकता, लेकिन मतलब कि वो अ, अच्छे अच्छे जो शब्द होने चाहिए, अच्छी अच्छी जो लॉजिकल बातें होती है वो नहीं कर पाता, ठीक है। उसकी आवाज़ में दम तो होता है और मधुर होती है आवाज़, लेकिन वो अच्छी बातें या फिर गुणात्मक बातें नहीं कर पाता। नेक्स्ट आता है विकास, क्या है, निरंतर चलने वाली चीज है, ठीक है। निरंतर विकास क्या होता है, एक निश्चित, इसका क्या होता है, निश्चित चक्र होता है, निश्चित क्रम होता है इसका, ठीक है। हमें क्रम का मतलब क्या होता है कि हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है, ठीक है। विकास में यही होता है, ऐसा नहीं है कि जरूरत हमें 20 साल की उम्र में हमें 20 साल जितना ही विकास चाहिए, अगर वो ज़्यादा होता तो वो विकास नहीं कहलाया जाता, ठीक है। वो कहीं ना कहीं क्या होता है, सामाजिक सॉरी शारीरिक क्या होता है, वो वीकनेस होती है, या फिर सामाजिक अप्राकृतिक विकास है, ठीक है। ये क्या होता है, निश्चित दिशा में होता है, ठीक है, निश्चित दिशा में, ठीक है। इसका जो मापन है वो हम नहीं कर सकते, मापन हम नहीं कर सकते। ये क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी, ठीक है। मतलब गुणात्मक और मात्रात्मक ये दोनों है, ठीक है। जैसे कि गुणात्मक मात्रात्मक में ये चीज होती है कि व्यक्ति की हाइट तो बढ़ रही है उम्र के अनुसार, लेकिन उसका बुद्धि का भी विकास हो रहा है। नेक्स्ट इसका जो विशेषता है वो है संगठन विकास, क्या है, एक संगठनात्मक है, ठीक है? तरीके से होता है, क्योंकि विकास सभी विकास का एक संगठन होता है, ठीक है। विकास क्या होता है, एक ऑल ओवर जो चीजें होती है उसका विकास का, जैसे क्या होता है कि व्यक्ति के विकास में क्या होता है कि उसके हाथों का भी विकास हो रहा है, उसके दिमाग का भी विकास हो रहा है, उसके पैरों का भी विकास हो रहा है, ठीक है। चेस्ट का विकास हो रहा है उसका। तो ये सब सारी चीजें इसमें आती है। ऑल ओवर जो विकास होता है वो क्या माना जाता है, संपूर्ण विकास या विकास माना जाता है, ठीक है। लास्ट जो इसकी विशेषता वो क्या है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव होता, ठीक है। क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, लेकिन उनमें क्या होता है, नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है, ठीक है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, ठीक है। क्योंकि कुछ व्यक्तियों कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास विकास या बौद्धिक विकास हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। तो ये क्या हुए,
विकास की विशेषताएं, हमने विकास और ग्रोथ को, अभिवृद्धि को विस्तृत में पढ़ा है। इन सब के नोट्स आप अच्छे से उतार लेगा। अब नेक्स्ट आता है कि जो विकास के जो डायमेंशन है वो क्या है, विकास के जो आयाम क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन से विकास के आयाम। आयाम का मतलब होता है कि उसके जो पक्ष है, उसके जो तत्व, उसके जो कितने भाग या कारक है, ठीक है। तो पहला है शारीरिक डायमेंशन, शारीरिक विकास, ठीक है। दूसरा है गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। गत्यात्मक विकास में क्या होता है, यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा होता है, गत्यात्मक जो विकास होता है, ठीक है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है, ठीक है। जैसे शारीरिक विकास हमें जो दिखता है, आंखों से दिखता है कि उसके जो ग्रोथ है वो सही से हो रही है, ठीक है, उनके उसके जो बोलने की जो स्किल है वो सही से हो रही है। लेकिन गत्यात्मक विकास में क्या होता है कि उनके जो हड्डियां होती है उसका भी सही से विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी जो मसल्स है उसका सही से विकास हो, जैसे कि कोई आदमी लंबा और पूरा तो होता है, लंबा चौड़ा होता है, लेकिन उसके मसल्स का डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है? ये क्या हुआ, गत्यात्मक विकास हुआ, ठीक है। गत्यात्मक विकास में किसको भी जोड़ा गया है, गत्यात्मक विकास में क्या होता है, मसल्स का ग्रो करना, हड्डियों की क्षमता और कंट्रोल, उन पर कंट्रोल करना, ठीक है। जो गत्यात्मक विकास है उनमें क्या क्या आता है, और बालक को चलना, दौड़ना, कूदना, भोजन करने आदि विषय को शामिल इसमें किया गया है, ठीक है। बालक के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। गत्यात्मक जो विकास है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, गत्यात्मक विकास को दो भागों में बांटा गया है। जो गत्यात्मक या गामक विकास, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, दो भागों में कौन कौन से में, एक तो है फाइन मोटर स्किल, और दूसरा है ग्रोस मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल, ठीक है। फाइन जो मोटर स्किल है उनमें कौन कौन से आते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो होता है राइटिंग, लिखना, कलर करना, कटिंग करवाना, कटिंग करना, और चपाती बनाना, ठीक है, बेकिंग, चपाती या फिर कुछ ऐसी चीजें बनाना। ग्रोस जो मोटर स्किल उसमें क्या होता है, स्विमिंग, जंपिंग और रनिंग, ये हमने जो गत्यात्मक जो विकास है उसके बारे में डिवाइड करके उनकी विशेषताओं के बारे में जाना है, ठीक है।
इसमें मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास और नैतिक विकास भी सम्मिलित होता है। ठीक है, इसमें मानसिक, सामाजिक, संवेगिक, नैतिक विकास, जो गत्यात्मक, जो साइकोमोटर है, उनमें कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? कौन से विकास? मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवैगिक विकास, सांवेगिक विकास और नैतिक विकास। ठीक है, नैतिक, ये सब क्या है? गत्यात्मक विकास के अंदर सम्मिलित है। तो ये हमने इस क्लास में कुछ साइंटिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट है, उनके सिद्धांत पढ़े। निक पढ़ा हमने, पहला पढ़ा नोम चॉमस्की की, दूसरा पढ़ा हमने ब्लूम टेक्सोनोमी, ब्लूम के बारे में हमने पढ़ा, उसके टेक्सोनोमी, उसके जो पढ़ाने के जो तरीके हैं, ठीक है, वो पढ़ा है। और नेक्स्ट आता है सोशल अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा का। ठीक है, तो इसके आप अच्छे से नोट्स बना लेना, वीडियो को रोक के, तो वीडियो को समझ के। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और फिर से मैं एक बोरिंग चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।